हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 7 जनवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्रीलिम रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है ऑपरेशन मुस्कान, जिसको ऑपरेशन स्माइल भी बोला जाता है, एंड ये लिंक्ड है टू रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट मिसिंग चिल्ड्रन। तो जो गुमशुदा बच्चे हैं उनकी हेल्प या उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ये मिशन चलाया गया है, ये ऑपरेशन चलाया गया है। एंड ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। एंड इसमें होता क्या है, डेडिकेटेड कैंपेनिंग की जाती है, कैंपेन करते हैं पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प द मिसिंग चिल्ड्रन। एंड एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया हुआ है जिसको इम्प्लीमेंट करती है किया जाता है रेलवे स्टेशंस के ऊपर। एंड इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे पाए जाते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर ही पाए जाते हैं। इसके बाद फूड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं सबसे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसको चलाया गया था 2007 में, एंड ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है जी। एंड इसमें है क्या, बेसिकली जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था उस वक्त प्लानिंग कमीशन के अंडर, उन्होंने एक रिजॉल्व लिया कि लॉन्च करेंगे फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसमें वीट, राइस एंड पल्सेस की जो एनुअल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना था एट द एंड ऑफ 11th प्लान। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, तो इसको 12th प्लान के एंड तक भी आगे इंक्रीज़ कर दिया इसका टेन्योर। एंड राइस, वीट, पल्सेस, न्यूट्री सीरियल्स, कमर्शियल क्रॉप्स एंड ऑयल सीड्स, तो ये मेन क्रॉप्स हैं जो इस मिशन में टारगेट किए गए थे, एंड इनकी प्रोडक्शन बढ़ानी थी वेरियस स्टेट्स में। इसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आता है 2013 में, जिसका एम क्या था कि प्रोवाइड करेंगे हम सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू अप्रॉक्सीमेटली टू थर्ड्स ऑफ इंडियाज़ 1.2 बिलियन पीपल। तो 2/3 जो हमारी जनसंख्या है उनको प्रोवाइड करने थे सब्सिडाइज्ड सस्ते रेटों पर फूड ग्रेन्स। एंड जो NFSA 2013 है, इसने बेसिकली क्या किया, सभी ये जो एंटाइटलमेंट्स थी फूड सिक्योरिटी की, इनको लीगल एंटाइटलमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया फॉर एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटी प्रोग्राम, फूड सिक्योरिटी के जो वेरियस प्रोग्राम्स चल रहे थे, अब उनको लीगल बैकिंग मिल गई इस एक्ट के आने के बाद। एंड ये 3 चीज़ों को इंक्लूड करता है। एक तो जो मिड डे मील स्कीम चल रही है सरकार की, उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम है एक, इसको भी। एंड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, PDS है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। एंड जो पहले 2 हैं, मिड डे मील स्कीम एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, तो ये यूनिवर्सल नेचर के हैं, तो इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है। लेकिन जो PDS है इसमें एक्सक्लूजन है, एंड ये सिर्फ 2/3 ऑफ पॉपुलेशन यानी कि 75% जो रूरल पॉपुलेशन है एंड 50% जो अर्बन एरियाज़ में लोग हैं, तो उनको केटर करने के लिए है। ठीक है जी, तो ये यूनिवर्सल नहीं है, बाकी 2 यूनिवर्सल हैं। एंड ये इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये मैटर्निटी एंटाइटलमेंट्स को भी रिकग्नाइज़ करता है, एंड आगे देखेंगे कैसे। एंड इसके अंडर क्या है कि जो बेनिफिशरीज हैं PDS के, वो सब 5 kg पर पर्सन पर मंथ ऑफ सीरियल्स के हकदार हैं। तो हर इंसान को हर महीने 5 किलो जो अनाज जो वेरियस फूड ग्रेन्स हैं वो मिलेंगे। एंड जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लोग एनरोल्ड हैं, वो एंटाइटल्ड हैं, तो उनको बेसिकली पहले 35 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ मिलता था, तो ये इसमें भी प्रोटेक्टेड रखा है। वैसे ही इतना जो अनाज था उनको मिलता रहेगा। एंड इसमें जो 3 मेन क्रॉप्स हैं या फूड ग्रेन्स हैं आई शुड से, वो उनके रेट स्पेसिफाइड हैं। जैसे राइस मिलना था ₹3 पर kg, जो वीट है वो ₹2 पर kg, एंड कोर्स ग्रेन्स जैसे मिलेट्स हैं तो वो ₹1 पर kg। एंड ये गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न रखी कि शुरू के 3 साल, जब ये एक्ट कमेंस होने के 3 साल तक इस रेट पर चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद इनको सूटेबली लिंक कर दिया जाएगा MSP के साथ। तो प्रेजेंटली कुछ 6-8 रुपए के ब्रैकेट के बीच में जो फूड ग्रेन्स हैं वो मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो अब ये रेट इनके ऊपर नहीं मिल रहे, अब रेट्स इंक्रीज़ हो गए हैं, क्योंकि अब इसको जो ये स्कीम है इसको लिंक कर दिया था विद MSP। एंड इसमें जो वेरियस हम आगे एंटाइटलमेंट्स देखते हैं, जो प्रेग्नेंट विमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको जो फूड ग्रेन्स है वो तो मिलेंगे ही। एंड इसमें प्लस क्या है कि जो मैटर्निटी बेनिफिट है वो भी मिलेगा 6,000 कम से कम इस एक्ट के तहत। एंड जो सर्टन कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन हैं 6 मंथ से लेकर 14 ईयर्स तक, वो भी एलिजिबल हैं फॉर डेली फ्री सीरियल्स। ठीक है जी।
एंड वर्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन किसने किया, कौन बताएगा कि बेनिफिशरी कौन होंगे, वो काम है स्टेट्स एंड यूटीज़ का। एंड जो राशन कार्ड है वो किसके नेम पर बनता है, जो एल्डेस्ट वुमेन है हाउस होल्ड की ऑफ एज 18 ईयर्स और अबव, तो उनके नाम पर जो उनको कंसिडर किया जाता है इसमें हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड फॉर इशूइंग रेशन कार्ड्स। ठीक है जी। एंड इसके बाद GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें हम कंसेंट के बारे में देखते हैं, क्योंकि रिसेंटली ही 2 स्टेट्स ने, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल ने, जो जनरल कंसेंट था उसको विड्रॉ कर लिया था। तो CBI के केस में 2 टाइप्स ऑफ कंसेंट्स हैं, एक तो केस स्पेसिफिक है, एक जनरल कंसेंट है। केस स्पेसिफिक आप समझ जाएंगे कि केस टू केस बेसिस पर जैसे केस आता रहेगा तो उसकी मेरिट्स को देखते हुए। एंड जनरल कंसेंट क्या है कि जो हमारी NIA है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, उसको गवर्न किया है बाय इट्स ओन NIA एक्ट। एंड उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अक्रॉस द कंट्री है, तो पूरे इंडिया पर उसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो वैलिड है। लेकिन CBI जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर है। एंड इसमें जो क्या है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को कंसेंट देना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ताकि जो CBI है वो उस स्टेट में अपनी इन्वेस्टिगेशंस को कंडक्ट कर पाए। तो अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर किसी केस के लिए CBI को कंसेंट दे देती है एक बार में ही, तो दैट इज़ जनरल कंसेंट। अगर वो इस चीज़ को विदहोल्ड कर लेते हैं एंड केस स्पेसिफिक देते हैं तो दैट इज़ केस स्पेसिफिक। एंड क्योंकि CBI की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड उनके एम्प्लॉयज़ तक ही सीमित है, तो इसीलिए अगर स्टेट गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय के ऊपर कोई वायलेंट क्राइम का आरोप लगता है तो उसके लिए अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट ज़रूरी है। तो इसीलिए ये कंसेंट कम्स इनटू पिक्चर कि केस स्पेसिफिक देनी है या फिर जनरल कंसेंट देनी है, कि हर बार पूछने की ज़रूरत नहीं, CBI वैसे ही कर सकता है अगर उसको रेफ़र किया जाता है केस। ठीक है जी। एंड अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है हमारे पास, जिसमें 2 स्टेट गवर्नमेंट्स ने विड्रॉ कर ली है अपनी जनरल कंसेंट, तो उस केस में क्या होगा कि जो जनरल कंसेंट विल स्टिल एक्सटेंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ CBI टू केसेस रजिस्टर्ड एनीवेयर एल्स इन द कंट्री। तो जनरल कंसेंट विड्रॉ होने के बावजूद भी जो ज्यूरिसडिक्शन है CBI का वो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड केसेस हैं उनके ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। एंड अगर किसी ऐसे ऑफिशियल पर या पर्सन पर केस चल रहा है, प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, जो आंध्र प्रदेश या वेस्ट बंगाल में स्टेशनड है लेकिन केस कहीं और रजिस्टर हुआ है, तो भी CBI की ज्यूरिसडिक्शन उसके ऊपर एक्सटेंड होती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। एंड ऑल्सो द विड्रॉल ओनली बार CBI फ्रॉम रजिस्टरिंग ए केस विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ 2 स्टेट्स। तो विड्रॉल से बेसिकली होगा क्या कि ये CBI को केस रजिस्टर करने से ही हटा रहा है विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द 2 स्टेट्स। तो इन 2 स्टेट्स में CBI रजिस्टर नहीं कर सकता केस किसी पर्सन के ऊपर, बट CBI फिर भी अगर चाहे तो वो दिल्ली में केस रजिस्टर कर सकता है एंड प्रूव कर सकता है पीपल इनसाइड द 2 स्टेट्स। तो ये एक दिल्ली हाई कोर्ट की वर्डिक्ट थी, उसके तहत ये चीज़ सामने आती है कि CBI अगर फिर भी किसी ऐसे पर्सन पर केस रजिस्टर करना चाहता है जो इन 2 स्टेट्स में स्टेशन है, प्रेजेंटली हम इन 2 स्टेट्स का ही एग्जांपल ले रहे हैं और दूसरे स्टेट्स भी हैं जिन्होंने एक जनरल कंसेंट विड्रॉ की थी पहले, तो फिर भी वो कर सकता है, लेकिन केस कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, दिल्ली में केस रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होप आ गई होगी कि इट्स जस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ केस, दैट इज़ ऑल। ज्यूरिसडिक्शन उन 2 केस स्टेट्स में सिर्फ केस के कॉन्टेक्स्ट में ख़त्म है, अदरवाइज़ अगर CBI चाहे तो कहीं और जैसे दिल्ली में केस रजिस्टर करके उनको प्रूव कर सकता है अगर वो पर्सन इन 2 स्टेट्स में भी है तो भी। ठीक है जी। एंड जो दूसरे स्टेट्स हैं जिन्होंने पहले ऐसा किया था, कंसेंट विड्रॉ की थी, वो सिक्किम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका हैं। तो ये वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश आर नॉट द फर्स्ट वन टू डू दिस, पहले भी ऐसा हुआ है। ठीक है जी। तो आगे देखते हैं GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है दूधवा टाइगर रिजर्व। तो ये लोकेटेड है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। एंड ये लास्ट वायबल होम है ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स इन यूपी। तो यहीं पर कुछ जो रॉयल बंगाल टाइगर्स की पॉपुलेशन पाई जाती है यूपी में, अदरवाइज स्टेट में कहीं और नहीं मिलती। एंड इस टाइगर रिजर्व में आगे 3 और चीज़ें हैं, एक है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है कटारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द थर्ड वन इज़ दूधवा नेशनल पार्क। ठीक है जी। तो 3 चीज़ें हैं एंड इनमें वेरियस स्ट्रीम्स हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे शारदा रिवर है जो फ्लो करता है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, गेरुआ रिवर फ्लो करता है थ्रू कटारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड सुहेली एंड मोहना स्ट्रीम्स वो
फ्लो करते हैं दूधवा नेशनल पार्क से। एंड ये सभी घाघरा रिवर की जो हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो घाघरा रिवर आगे फर्दर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एंड मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि गंगा रिवर की जो वेरियस ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ़्ट बैंक, राइट बैंक, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, क्योंकि गंगा रिवर इज़ ऑलवेज इन न्यूज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोल्यूशन, या जो गंगा एक्शन प्लान के ऊपर जो नमामि गंगे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लोग जल समाधियाँ लेने की बात कर रहे हैं गंगा रिवर को अगर साफ़ ना किया हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वाटर हायसिंथ, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक्वेटिक प्लांट है जो नेटिव था अमेज़न बेसिन का। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट था एंड इसको ब्रिटिश लेकर आए थे इंडिया में, लेकिन ये अब बन चुका है इन्वेजिव स्पीशीज़। एंड इट इज़ वेरी इनफेमस कि ये वाटर बॉडीज़ को चोक कर देता है एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट हैं, क्योंकि पूरी वाटर की सरफेस के ऊपर जब ये प्लांट फैल जाता है तो नीचे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती एंड अकॉर्डिंगली जो एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो डिजीज़ के कारण मर जाते हैं। एंड जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो सनलाइट ना मिल पाने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए जो पूरा सिस्टम है, जो एक्वेटिक सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है जी। एंड ये यूजुअली जो कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में ही मिलता है, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल पून्स एंड डिचेस टू लार्ज लेक्स एंड रिवर्स। एंड ये इवन इट पेस्टर्स इन द राइस फील्ड्स, तो जो राइस फील्ड्स हैं वहाँ पर भी ये कई बार फैल जाता है। एंड यूजुअली ये अगस्त सितंबर के टाइम पर ही ब्लूम करता है, क्योंकि इट इज़ सेंसिटिव टू कोल्ड। तो कोल्ड में ये कैनॉट सर्वाइव 6.5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर के नीचे इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है जी। एंड ये हाईली प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है एंड इट इज़ आउटसाइड इट्स नेटिव रेंज। जो नेटिव रेंज थी वो अमेज़न बेसिन थी, तो वहाँ पर इसको जो इसका साइकिल कंप्लीट कर रहे होंगे, इसको कुछ खाने वाले ऐसे जो दूसरा इकोलॉजिकल मैकेनिज़्म प्रेजेंट होगा, फूड चेन का पार्ट होगा, तो वहाँ पर तो ये इन सिंक था नेचर के। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि इसके जो प्रेडेटर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं, तो इसीलिए इट हैज़ बिकम अ मेनेस। एंड जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होते हैं बेसिकली इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये स्प्रेड कर जाते हैं टू अ डिग्री विच इज़ बिलीव टू कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट। तो उस हद तक ये फैल जाते हैं कि उसके बाद ये डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं एनवायरनमेंट को, ह्यूमन इकॉनमी को एंड इवन की ह्यूमन हेल्थ को भी, अलॉन्ग विद द जो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस ये कर रहे हैं। एंड इसीलिए the term the invasive species जो term है, it is mostly used to imply to introduce species and that adversely affect the habitats and bioregions that they invade economically, environmentally and ecologically। तो जो वेरियस इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज़ होती हैं बेसिकली उनके लिए ही ये टर्म यूज़ की जाती है, क्योंकि वो अपने नेटिव एनवायरनमेंट से निकलकर किसी और नए एनवायरनमेंट में जाते हैं एंड वहाँ पर कुछ इस तरह से फैल जाते हैं कि वो इन्वेड करते हैं वहाँ की जो इकोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं, लोकल स्पीशीज़ हैं उनको भी। एंड क्योंकि उनके प्रेडेटर्स नहीं हैं, जो लोकल स्पीशीज़ होंगी उनको कुछ खाने वाले और या उसके जो हायरार्की में हायर प्लांट्स एनिमल्स होंगे जो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब कोई नई स्पीशीज़ आती है तो उसको ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, इसलिए वो फैल जाती है हद से ज़्यादा। ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। बाय बाय।